हेलो गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। माय नेम इज़ कंवल मुकेश बेलानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर की निटी-ग्रिटीज़ को समझेंगे, कैसे उनके मेजर प्लेयर्स रेवेन्यू कमाते हैं, ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को डिफेंस बजट से कितना थ्रस्ट मिलता है उसे भी आज हम समझेंगे। एंड इतना मोमेंटम क्यों विटनेस किया इनके स्टॉक्स ने और इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा डिफेंस पर फोकस क्यों आ गया है उसे भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इंडिया के पास एक एक्टिव मिलिट्री मैन पावर 1.45 लाख का है, 2182 एयरक्राफ्ट्स हैं, 4614 टैंक्स है, 12,000 आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, बट साथ ही साथ बैड न्यूज़ इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है ग्लोबली। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड इंडिया ने $51 बिलियन का इंपोर्ट किया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्रिटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की स्ट्रेंथ नहीं थी, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी ने उसे काफ़ी इंपोर्ट किया था। इंडिया का जो केपेक्स बजट भी रहा है ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स, जो जिस प्रोजेक्ट के लिए उसे अलाइन किया गया है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर देती है, जिस इंपोर्ट की कॉस्ट ऑब्वियसली लोकल प्रोडक्शन से काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए इंडिया अपना केपेक्स का जो प्रोजेक्ट फुलफिलमेंट रहता है वो भी नहीं कर पाया। इंडिया को मेजरली सबसे ज़्यादा इंडिया ने रशिया से 66% इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया है, बाकी यूएस इजराइल से 11 और 8% इंपोर्ट किया है। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा डिफेंस स्पेंडर चाइना है, उसने एग्जैक्टली उल्टा किया। अपना इंपोर्ट उसने जो 2009 में 6% था उसे 2019 में 3% पे ला लिया, यानी उन्होंने लोकल प्रोडक्शन पे फोकस किया है। अगर डिफेंस स्पेंडिंग की बात की जाए तो यूएस ने $801 बिलियन स्पेंड किया 2021 में, चाइना ने $293 बिलियन स्पेंड किया। यूएस का मार्केट शेयर, वर्ल्ड मार्केट शेयर 38% है एंड चाइना का 14 है, इंडिया का तो सिर्फ 3.6 है, क्योंकि इंडिया ने $77 बिलियन स्पेंड किया। इंडिया के नीचे जो कंट्रीज है, यूके ने $68 बिलियन किया, रशिया ने 66 किया, फ्रांस ने 57 किया, उनके पीछे जर्मनी, सऊदी अरेबिया, जापान और साउथ कोरिया भी हैं। बट टॉप 2 स्पेंडर्स में एंड बाकी कंट्रीज में इतना बड़ा डिफरेंस है कि यूएसए और चाइना के बाद बाकी सब कंट्रीज का मार्केट शेयर ही लेस देन 5% है। अगर इंडियन लिस्टेड कंपनीज की बात की जाए कि रेवेन्यू कैसे कमाती है इंडियन डिफेंस सेक्टर कंपनीज, तो 3 टाइप्स की कंपनी है। एक प्लेटफॉर्म और सोल्यूशन फोकस कंपनीज है, यानी कि जो एक पूरा का पूरा मिसाइल, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट, पूरी की पूरी शिप बनाती है। सेकेंड है सब कंपोनेंट्स, यानी जो छोटे एक पार्ट के छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि डेटा पैटर्न्स हो गया, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पारस डिफेंस हो गया। एक है सब सिस्टम इंटीग्रेशन बेस्ड कंपनीज, यानी एक एंड टू एंड जो एक नेटवर्क बनाते हैं, रेडार्स बनाते हैं, एवियोनिक्स बनाते हैं, लाइक डेटा पैटर्न्स एंड बीईएल। ये 3 टाइप से कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करती है डिफेंस सेक्टर में। अगर सब कंपोनेंट्स बिजनेस की बात की जाए तो इस बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लगता है। इनका ऑर्डर डिपेंडेंट है, सब सिस्टम से अगर ऑर्डर आएगा तो इनके सब कंपोनेंट्स यूज होंगे, क्योंकि सब कंपोनेंट्स आर यूटिलाइज्ड इन सब सिस्टम्स। काफ़ी ज़्यादा R&D लगती है इस बिजनेस में, अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन है, बट हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ये ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का एक मेजर इशू रहा ही है कि बहुत ज़्यादा हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। सब सिस्टम में भी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे भी हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सेलेंस लगता है। यहाँ पे R&D में स्पेंडिंग जो रहती है वो इंडियन कंपनीज रिक्विजिट नहीं करती है, सिंगल डिजिट में स्पेंडिंग रहती है, इसीलिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो प्लेटफॉर्म फोकस बिजनेस है वो डोमिनेटेड है PSU से, HAL का भारत डायनामिक्स जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म फोकस है, यहाँ का मेजर रेवेन्यू PSU से ही आता है। यहाँ पे अब एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ का आना शुरू हुआ है। जैसे जैसे इंडिया ने इंडिजिनाइजेशन यानी लोकल प्रोडक्शन पे फोकस किया है, वैसे ही इंडिया के पास एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, क्योंकि इंडिया की भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो इंडिया को एक अच्छा एवेन्यू ऑफर कर रहा है अपने डिफेंस से रेवेन्यू को बढ़ाने का। अगर ओवरऑल डिफेंस रेवेन्यू की बात की जाए तो 75 to 80% रेवेन्यू अब भी PSU से ही आता है, क्योंकि इस बिजनेस में जेस्टेशन पीरियड इतना ज़्यादा है 4 to 5 ईयर्स का, ऑर्डर मिलने से लेकर सप्लाई होने का, कि कंपनीज विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड बैकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इन दिस सेक्टर। अगर ऑर्डर इन्फ्लोज की बात की जाए तो FY15 के बाद से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इन्फ्लोज बढ़ गए हैं, जिसका इम्पैक्ट अभी उनके रेवेन्यूज़ में भी नजर आ रहा है। जहाँ FY15 के पहले 20K to 25K की ऑर्डर इन्फ्लोज रहते थे, अभी
50,000 करोड़ के ऑर्डर्स आने लगे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का उतना थ्रस्ट रहा है इंडिजिनाइजेशन पर। अगर उसके बावजूद भी अगर इंपोर्ट्स की बात की जाए तो 66% इंपोर्ट जो रशिया से हो रहा है, 11% इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से हो रहा है, 3% यूनाइटेड किंगडम से हो रहा है, इजराइल से 8% हो रहा है। अगर प्रोडक्ट वाइज इंपोर्ट की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट से 57% इंपोर्ट तो एयरक्राफ्ट के लिए होता है, 12% इंपोर्ट शिप के लिए होता है, 10% मिसाइल्स के लिए होता है एंड 7% आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए होता है। यानी मेजर इंपोर्ट इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर हर कंट्री ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है, बट साथ ही साथ उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को तो बढ़ा ही दिया है, बट लोकली अपनी डिफेंस की डिमांड को सेटिस्फाई करने पर भी काफी ज्यादा फोकस किया है। वही सिमिलर फोकस इंडियन इकोनॉमी का भी है। अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो डिफेंस बजट को हम डिवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आपने जैसे कि कोई मशीन खरीदी या कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बिल्ड किया, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। एंड जैसे हमने सैलरीज पे की आर्मीज को, पेंशंस पे किया, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई करेंगे। बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में हुआ ऐसा है कि जो इंडियन आर्मी है उसे जितना भी बजट एलोकेट होता है उसका मेजॉरिटी पोर्शन सैलरीज एंड पेंशंस में चला जाता है। एंड इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स है, उनका बजट मेजॉरिटी में जाता है उनके कैपिटल स्पेंडिंग में, यानी न्यू मशीन्स, न्यू सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए। इसका रीजन ये है कि टोटल जो इंडियन आर्मी में पर्सनल है, इंडियन डिफेंस सिस्टम में जितने पर्सनल है उसके 85% इंडियन आर्मी में है, तो इसीलिए उनका सैलरी कॉस्ट एंड पेंशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और नेवी एंड एयरफोर्स में काफ़ी कम रिक्वायर्ड पर्सनल है, वहाँ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए वहाँ कैपिटल आउटले भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। मॉडर्नाइजेशन पे, न्यू टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस वहाँ किया जाता है। अगर मेजर एक्सपेंडिचर तो ओवरऑल अगर डिफेंस बजट का देखा जाए तो सैलरीज में ही रहता है, फॉलोड बाय कैपिटल आउटले एंड पेंशंस, थोड़ा बहुत स्टोर्स एंड अदर एक्सपेंसेस में भी चला जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख ही सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन पे कितना ज़्यादा नेवी और एयरफोर्स का फोकस रहा है, उतना ही कम फोकस इंडियन आर्मी का रहा है जो सैलरीज की डिमांड फुलफिल कर रहा है इंडियन आर्मी की। अगर ओवरऑल इंडिजिनाइजेशन पर फोकस किया जाए तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का इंडिजिनाइजेशन यानी लोकल प्रोडक्शन 59% रहा है एंड इम्पोर्ट से 41% डिमांड्स को सेटिस्फाई किया गया है। इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा लोकली प्रोड्यूस करती है, 82% ऑफ द टोटल डिमांड इज बीन फुलफिल्ड लोकली। नेवी की 61% डिमांड इज फुलफिल्ड लोकली एंड एयरफोर्स की 47% डिमांड इज फुलफिल्ड लोकली। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी एयरफोर्स की है। जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा ही कि एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट्स को यूटिलाइजेशन करते हैं। बट एज ऑफ मार्च 2022 19,509 डिफेंस आइटम्स जो पहले इंपोर्ट होते थे वो अब लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोकल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट मिल रहा है, जिससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस का वो कम हो गया है। जो फॉरेन कंट्रीज को हमारा आउटले जाता था वो कम हो गया है। अगर ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है, विच इज़ 340 बिलियन यानी 34,000 करोड़ का, जो ओवरऑल स्पेंडिंग का 25% है। एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स का डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ओवरऑल जो R&D स्पेंडिंग रही है वो इंडियन लिस्टेड कंपनीज का, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, ट्रेंड सिंगल डिजिट्स में ही रहा है। सिर्फ BEL एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने ही मोर देन 5% किया है स्पेंडिंग, बाकी कंपनीज की स्पेंडिंग तो काफ़ी कम है। अब इंडियन गवर्नमेंट का फोकस क्या है, इंडियन गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री से कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है उसे देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि FY25 तक $25 बिलियन की इस इंडस्ट्री को बनाना है, जो करंटली $11 बिलियन पे है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना ग्रोथ इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। जबकि डिफेंस PSU से प्रोडक्शन 80% हो रहा है, 20% ही बाहर से हो रहा है। बट इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो इतना लोकली प्रोडक्शन पे थ्रस्ट देंगी कि लोकल प्रोडक्शन करने से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए इंडिया ने एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा, एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा की हैं। 633 एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस दिया है, जिसका वैल्यू है 20 बिलियन रुपीज़ में 20 बिलियन यानी 2,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस दिए हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट की ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स तो कम रही है, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो PSUs एज यूजुअली एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं, प्राइवेट फर्म्स ने ही एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है।
इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट FY14 से 6 टाइम्स बढ़ चुके हैं। जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन का भी नंबर हमने अभी डिस्कस किया, उसका 85% प्राइवेट प्लेयर्स को ही गया है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी कि एक्सपोर्ट में एक मेजर प्लेयर्स इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बन जाएगी। इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस रही है वो रही है श्रीलंका, रशिया, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, UAE और भी अदर कंट्रीज रही है। अगर मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया जाए, अगर मॉडर्नाइजेशन पे कौन सी कंपनीज मॉडर्नाइजेशन पे कितनी स्पेंडिंग रही है उस पर फोकस किया जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेडीली अपनी मॉडर्नाइजेशन की स्पेंडिंग धीरे धीरे करके बूस्ट कर दी है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन इकोनॉमी को वैसे गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे, जैसे उनकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर विनर्स आइडेंटिफाई करने हैं डिफेंस सेक्टर में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑर्डर विन से लेके ऑर्डर कन्वर्जन कितना जल्दी उनके टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करना है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। पहले तो टेंडर जीतना जरूरी हो जाएगा, साथ ही साथ उन टेंडर्स को कन्वर्ट करना, यानी टॉप लाइन में ऑर्डर बुक कन्वर्जन टू रेवेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। अगर रिस्क की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में अगर डिफेंस बजट कम हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव आ सकता है इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऊपर। अगर FDI की राइज इन FDI लिमिट तो अगर 74% हो जाता है तो FDI काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव बना देगी एनवायरनमेंट को, जो इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। लिक्विडेशन डैमेजेस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं करते, तो जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। और जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, उसके अचीव करने के लिए बहुत बड़ा हेडविंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिलते रहें। अभी भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने मेजर इन्वेस्टमेंट करके रखा है बट उनकी कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज है, जो एक बहुत बड़ा हेडविंड है। ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि PSUs के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी ऑर्डर मिलते रहे, ताकि उन्होंने जो इतनी कैपेसिटीज को बिल्ड किया गया उसका अच्छा खासा यूटिलाइजेशन करके एसेट टर्न्स जनरेट किया जाए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाए। उतना ही वो कंपनीज एक्सपोर्ट पे फोकस कर पाएंगी आफ्टर सेटिस्फाइंग द लोकल रिक्वायरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी आप कौन कौन से डिफेंस सेक्टर कंपनीज के बारे में जानना चाहेंगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, एंड डू विजिट आवर वेबसाइट टू नो अबाउट द एक्साइटिंग ऑफर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स।